के साथ आज लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। देवभूमि में भी दिखाई देगा इसका असर। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत अन्य प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद रखे जाएंगे। ग्रहण काल के दौरान पूजा अर्चना और दर्शन स्थगित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पितृपक्ष के में लग रहा है चंद्र ग्रहण। शास्त्रों के अनुसार बेहद अहम ये चंद्र ग्रहण माना जाना है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पितृपक्ष में ये चंद्र ग्रहण लगा है। शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत ज्यादा अहम माना गया है। आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसको लेकर देवभूमि में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। मंदिरों में पूजा अर्चना और यात्रा पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ समेत कई सारे मंदिर परिसरों को बंद रखा गया है। ग्रहण काल के दौरान पूजा अर्चना और दर्शन पर रोक लगाई गई है। दर्शन और पूजा अर्चना स्थगित कर दिए गए हैं। पितृपक्ष में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार बहुत ज्यादा अहम इस चंद्र ग्रहण को माना जा रहा है। आज अंतिम साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसका असर देवभूमि में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के चलते केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत अन्य प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। पूजा अर्चना और ग्रहण काल के दौरान दर्शन स्थगित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण लग रहा है और शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसको लेकर देवभूमि में भी तैयारियां चल रही हैं। देवभूमि में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और कई सारे मंदिर परिसर के कपाट, प्रमुख मंदिरों के कपाट हैं जो आज के लिए बंद रहेंगे। पूजा अर्चना और ग्रहण काल के दौरान दर्शन स्थगित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पितृपक्ष में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार बेहद ही खास ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देवभूमि में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसको लेकर कई सारे मंदिर परिसर के कपाट है जो बंद रहेंगे, क्या कुछ और तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए प्रिया, अगर देखा जाए तो इस साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो पितृपक्ष पर लग रहा है और ऐसे में इसे चाहे शास्त्रों के अनुसार से देखा जाए, आस्था के अनुसार से देखा जाए, खगोल विज्ञान के अनुसार देखा जाए, तीनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और क्योंकि पितृपक्ष पर जो है कहीं ना कहीं जो है पूजा प्रारंभ हो जाती है पितृ की, और ऐसे में जो है आज अंतिम चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण की अगर शुरुआत की बात करें तो यह शुरुआत रात्रि में करीब 8:58 से होगी, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात कर लें तो 9 घंटे पूर्व जो है सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जिस दौरान जो है मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ मूर्तियों को ढकना शुरू कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ पूजा अर्चना जो है वो भी जो है स्थगित कर दी जाती है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो देश भर में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर उत्तराखंड में देवभूमि बात करें तो प्रमुख मंदिरों को यहाँ पर जो है प्रमुख मंदिरों के जो कपाट है वो भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि मूर्तियों को ढकना बेहद जरूरी होता है ये उसके शास्त्रों के अनुसार। उसके साथ साथ कपाट बंद करने होते हैं। पूजा अर्चना इस दौरान नहीं होती, क्योंकि सूतक काल में कहा जाता है कि सूतक काल में जो है पूजा करना जो है उसका लाभदायक नहीं होता और ये वर्जित होता है, तो इस दौरान जो है पूजा अर्चना नहीं की जाती। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं 11 बजे के लगभग जो है पूर्ण रूप में जो है चंद्र ग्रहण हो जाएगा। लालिमा जो है इसका आज देखने को मिलेगी और ब्लड मून के तौर पर जो है माना जा रहा है कि देखने को जो है चंद्र ग्रहण मिलेगा। और उसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास 2:25 का समय जब रहेगा, जब जो है चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। तो यानी कि जो है ये जो समय रहेगा जो चंद्र ग्रहण का, इस दौरान जो है लोग जो है घर में काफ़ी पूजन पाठ करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण भी माना जाता है कि इस दौरान जो है पूजा पाठ करनी घर पे चाहिए, क्योंकि जो है मंदिरों में पूजा पाठ वर्जित रहती है। तो इसलिए जो है आज जो है भगवान शिव और विष्णु की पूजा घर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। घर पर बैठकर जप तप करने से जो है काफ़ी फलदायक जो है ये रहता है। और ऐसे में अगर और अन्य दृष्टियों से देखा जाए तो आज का ये जो चंद्र ग्रहण है वो बेहद महत्वपूर्ण है, पितृपक्ष पर है। और वैसे अगर शास्त्रों की माने तो ये कहा जाता है कि राहु केतु की जो दृष्टि होती है जो उसके दौरान जो है चंद्र को ग्रहण लगता है। हालांकि मन और आत्मिक शांति के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है चंद्र की को देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर इन सभी पहलुओं को अगर देखें तो आज का जो चंद्र ग्रहण है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मंदिरों कपाटों को जो है बंद करना सूतक काल के दौरान जो है प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जब ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद जो है गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है पूजा अर्चना विशेष की जाएगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दर्शन और जो है पूजा अर्चना के लिए आमजन के लिए मंदिरों को खोला जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगेश आपने तमाम जानकारी साझा की और ये जो इसका खास महत्व है वो भी बताया। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित शासकीय आवास पर सीएम धामी ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर धर्म, संस्कृति और राज्य की आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े तमाम विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आज लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर हरिद्वार की धार्मिक परंपराओं और मंदिर व्यवस्था पर दिखाई देगा। आपको बता दें कि सूतक दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा, जिसके चलते हरिद्वार के सभी मंदिरों का कपाट दोपहर में ही बंद कर दिए जाएंगे और गंगा आरती जो हर रोज शाम को होती है वो भी आज विशेष रूप से दोपहर 12:30 बजे ही संपन्न होगी। साथ ही तीर्थ उज्ज्वल पंडित ने श्रद्धालु को निर्देश दिए हैं कि वो ग्रहण काल के नियमों का पालन करें और गृहस्थ लोग शाम 7 बजे तक भोजन कर लें। चंद्र ग्रहण पर गृहस्थ लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि वो कितने बजे तक भोजन इत्यादि अर्थात रसोई का कार्य संपन्न कर लें। देखिए 9:57 पर ग्रहण लग रहा है, उससे 9 घंटे पूर्व 12:57 तक सूतक लग जाएगा। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, उन लोगों को यह सूतक लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हर की पौड़ी की आरती जो सांध्यकालीन होती है वो आज 12:30 बजे हो जाएगी। सभी लगभग मंदिरों में इसी प्रकार 12:30 बजे तक आरती इत्यादि का, मध्यकालीन भोजन इत्यादि का कार्य संपन्न। जो गृहस्थ लोग हैं वो शाम 7:30 बजे तक अपनी रसोई का कार्य संपन्न कर लें। जो बीमार लोग हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, वृद्धों के लिए कोई नियम नहीं है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पानी वाला नारियल लेकर अगर बैठे गोद में तो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव उस पर पड़ना है वो नहीं पड़ेगा। केवल चंद्र ग्रहण में भगवत भजन करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन इत्यादि तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में बन रहे सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की गुणवत्ता पर पूर्व सैनिक मयंक कौले ने सवाल उठाए हैं। इस मामले का डीएम चंपावत मनीष कुमार ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की जांच के आदेश दिए थे। वहीं डीएम के निर्देश पर जांच समिति की ओर से सिंथेटिक ट्रैक की जांच की जा रही, जिसके अलावा प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा ने सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया और पेयजल निर्माण इकाई के मुख्य अभियंता रविंद्र कुमार को कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी भी जताई। रहा है इसका जो अभी ट्रैक का काम है वो चल रहा है, वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा, तो उसको भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएंगे। उसके पहले मैं नहीं मानूंगा। वही कह रहा हूँ कि ये जब तक, चूंकि अभी काम के बीच में बोलना बड़ा मुश्किल होता है और ऊपर से बारिश का समय था अभी, तो मैं यही कह सकता हूँ कि गलती तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा और गुणवत्ता में 1% भी कभी आएगी तो वो कभी उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि ये कार्य अभी चल रहा है तो यही हिदायत इनसे दी गई कि इनके यहाँ पे लोग रहें, देखते रहें। मैं हैंडओवर तभी लूँगा जबकि ये पूरी चीज़, आप देखिए ये स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रतिष्ठा का बात है, तो जब तक ये पूरे अच्छी तरह से नहीं होगा इसको हम लोग अपने निरीक्षण में इसको अच्छी तरह से कराएंगे। मैं इसको इस पर भी विशेष रूप से आज आया हूँ, इसको भी देखूंगा कैसे इसका हो सकता है और कैसे अच्छी चीज़ हो सकती है इसमें उसके बाद। ठीक, थैंक यू। तो जो आज महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का जो निरीक्षण किया, इसकी शुरुआत हो रही है, तो सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में अच्छी चीज़ बन रही है। और साथ ही साथ हमारे एक ओली जी ने जो सिंथेटिक ट्रैक यहाँ नीचे बन रहा था उसकी एक सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत वगैरह की थी। वास्तव में उसमें कमियां हैं, लेकिन हमने आज इनके संज्ञान में रखा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, हमने यही कहा है कि इसको 100% सही करने के बाद ही हैंड ओवर किया जाए और उसका भुगतान हो। ऐसा न करने पर कल के दिन जनता में आक्रोश होगा। तो उनने आश्वस्त किया है कि हम
पूरा कंप्लीट जो भी कमी है उसको पूरा करके देंगे, और यही हमारी डिमांड भी थी। और जब किसी लड़के ने कोई मांग उठाई है, अगर वास्तविक मांग उठाई तो उसका मनोबल भी बढ़ना चाहिए कि उसने अच्छी चीज़ की एक पहल की, नहीं तो हमें ही पता नहीं था कि इसमें ये कमी है। जो कमी है उनको दूर करने के लिए उन्हें कह दिया है, और डीएम साहब ने एक कमेटी एसडीएम के उस पर एक निर्धारित कमेटी बना दी है। कमेटी से हमने बताया है कि भाई आप इसको पूरा देखने के बाद, जांचने के बाद जो जो कमियां होंगी उसको दुरुस्त करने के बाद ही इसको हैंडओवर करा, अन्यथा हैंडओवर न किया जाए। इसके है। और दूसरी बात जो मयंक जी ने कहा था, वास्तव में इसमें इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। हम भी देख गए, इसकी गुणवत्ता वास्तव में सही नहीं है। इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए सचिव उनसे बात हुई थी, हमारी एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, और एसडीएम साहब भी आए थे। वो कह रहे कि हम इसकी गुणवत्ता सही करेंगे, उसके बाद ही हम किसी इसको हम उसमें देंगे कि हम दोबारा इसको चार्ज में देंगे करके। और हम आशा करते हैं, आशा ही नहीं उम्मीद भी करते हैं कि हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी जो हमने दी है, हमने अपनी जान काट के दी है, हमने अपनी इतनी बड़ी वो दी है, तो हमारी कुछ न कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो मयंक जी ने भी कोई गलत नहीं किया था, बहुत ही अच्छा कदम उठाया था, और उसमें हमको सहयोग भी मिला, और सब लोग, हमारी जनता भी आई। तो आप लोगों के सामने सब लोग थे ही, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य हाँ, आपको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हाँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले मयंक ओली जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो क्षेत्र के लिए एक सौगात के रूप में हमें मिला था, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जब से यह स्टेडियम मिला हमेशा यह भ्रष्टाचार का बलि चढ़ता रहा। आज जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यह देखी कि जब इस स्टेडियम के लिए 15-16 करोड़ रुपए इसके लिए जब घोषित हुए थे, उसके बाद इसको कटौती करके 8 या 9 करोड़ में इसको लाया गया। आज नीचे स्टेडियम का निर्माण बन रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे जो स्टेडियम की कवरिंग दीवार जो है, जो मट्टी की जो दीवार पहले, उसको पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए था। किसी भी कार्य को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सराउंडिंग पहले प्रोटेक्ट होती है। आज हमने सचिव जी से भी कहा है कि पहले दीवार के लिए आप बजट दीजिए, तब जाकर यह हमारा जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर बनेगा। और उन्होंने भी आश्वासन दिया, जब तक यह ठीक ढंग से नहीं बनेगा हम इसे हैंडओवर नहीं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देशों के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जिसके तहत अवैध कब्जेदारियों पर तोड़फोड़ कार्रवाई हो रही है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल पक्के निर्माण से लेकर बड़े बड़े होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण तक कहीं भी राहत नहीं दी गई है। वहीं प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और डीएम की इस सख्त कार्रवाई ने आम लोगों में भरोसा बढ़ाया है। देखिए, जनपद में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है, और हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज शिवालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और गति आएगी। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर बलरामपुर निवासी जबीउल्लाह के गंभीर आरोप मीडिया के सामने रखे हैं। आरोप है कि पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर ने एक ही मकान पर सैकड़ों फर्जी वोटर बनवाए, सरकारी जमीन पर कब्जा कर संपत्ति जुटाई और अवैध निर्माण खड़े किए। अब इस मामले पर हरिद्वार के साधु संत भी मुखर हो गए हैं। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र गिरी महाराज ने इसे उत्तर प्रदेश के इस्लामीकरण की बड़ी साजिश करार दिया है। साधु संतों ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि सनातन धर्म अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में उतरे और अपने हक हिंदुस्तान में खुद हासिल करे। देश के विभाजन से ही यह समस्या देश के अंदर पैदा हो गई। देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया, किंतु हिंदू समाज के साथ न्याय नहीं किया गया, हिंदू समाज को धोखा दिया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया, लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं मिला।
हिंदुओं को ना अपना संविधान मिला, ना अपने अधिकार मिले, कुछ नहीं मिला। और आज जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो इस देश को गजवा-ए हिंद में परिवर्तित करना चाहती हैं। और दुर्भाग्य से सत्ता के भूखे, सत्ता के लोभी, लालची नेता उन मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान जो आकर यहाँ बस के उनको वोटर बना रहे हैं और इस देश के अंदर फिर से एक इस्लामिक राज्य, इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आज आवश्यकता यह है कि भारत की जनता, भारत का सनातन हिंदू समाज इसके खिलाफ खड़ा हो और अपनी आवाज़ उठाए, अपने अधिकार ले और इस भारत के अंदर सनातन संस्कृति को सुरक्षित करे। देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया और विभागीय निर्माण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सर्वप्रथम आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहां पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, ये आप सबके परिश्रम, समर्पण और योग्यता का प्रमाण है कि आज कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार आदिवासी उत्थान के लिए कई कार्य कर रही है। राज्य में 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए ITI का संचालन किया जा रहा है। जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत प्रदेश के 128 जनजाति गाँव का चयन किया गया, जिसके माध्यम से चयनित गाँव में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रदेश में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं
हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।